हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन स्टडीज यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री दैट मीन्स इतिहास। ये जो इतिहास है ना, ये भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे एंशियंट हिस्ट्री होता है, फिर मेडिवल आ जाता है, फिर मॉडर्न आ जाता है। मतलब अलग अलग होते हैं। एंशियंट होता है, मॉडर्न मेडिवल होता है, मॉडर्न होता है। अगर पेपर की बात करें तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला होता है। इससे भी ठीक ठाक क्वेश्चन आ जाते हैं, इससे भी ठीक ठाक क्वेश्चन आ जाते हैं। इससे कुछ फिक्स टॉपिक होते हैं जिससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, और इनसे भी क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। दैट ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी इम्पोर्टेंट। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास जिसे हम लोग बोलते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री, अगर बात की जाए कि मॉडर्न हिस्ट्री होती क्या है, ये मॉडर्न हिस्ट्री होती क्या है, क्या है मॉडर्न हिस्ट्री? मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत कैसे होती है? ये जो मॉडर्न हिस्ट्री और आधुनिक भारत है, ये बेसिकली इसको हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे भाई दो दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो आप? एक तो हम लोग बात कर लेते हैं पूर्व आधुनिक, पूर्व आधुनिक, आधुनिक, और एक हम लोग डिवाइड कर सकते हैं आधुनिक में। आधुनिक। अब ये पूर्ण आधुनिक और आधुनिक में क्या होता है? अब ये जो पूर्ण आधुनिक का है ना, ये है 1857 से लेकर के 1947 तक। ये वाला आ गया। ये वाला आधुनिक में ये वाला टाइम पीरियड है। और इसमें हम लोग बात करेंगे कि कंपनियां आई, कंपनियों के बाद कैसे चीज़ें हुई, कैसे चीज़ें नहीं हुई। दैट मीन्स अराइवल ऑफ फॉरेन कंपनीज एंड जो रीजनल एम्पायर थे उनके बारे में पढ़ा जाएगा। तो ये इसकी टाइमलाइन अगर मैं बात करूँ तो 1498 से लेकर के 1857 तक जाती है इसकी टाइमलाइन। ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक पूर्व आधुनिक और एक आधुनिक। आधुनिक पूर्व आधुनिक कहाँ से कहाँ तक? 1498 से लेकर के 1857 तक, और 1857 से लेकर के 1947 तक का। दूसरी बुक्स में अलग अलग भी हो सकता है, उससे कोई, लेकिन ये एक बेसिक टाइमलाइन है। अब आधुनिक में हमको क्या देखने को, गांधी एरा वगैरह देखने को मिल जाएगा। और इसमें क्या देखने को मिलेगा? पूरा आधुनिक में कंपनियां आई, रीजनल एम्पायर जो था उनका उदय हुआ, उनका विकास हुआ। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमको देखने को मिली। आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे इसमें कि ठीक है, तो हम लोग पूर्व आधुनिक इतिहास से ही स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि आधुनिक से स्टार्ट करें, पूर्व आधुनिक इतिहास से ही चालू करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन, भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन, विदेशी कंपनियों का आगमन, ठीक है, मतलब आना के विदेशी कंपनियों का, उसके बारे में बात कर रहे हैं। भारत में विदेशी कंपनी कैसे आई? तो एक चीज समझो, ठीक है, भारत में आधुनिक भारत जब चल रहा था उस समय आई थी विदेशी कंपनी। तो ये होता क्यों था? क्योंकि भाई साहब, इंडिया ना, इंडिया जो था सोने की चिड़िया था। इंडिया बेसिकली इतना जान लो, ठीक है। बहुत सारे विदेश के जो देश थे वो हमसे व्यापार करते थे, ठीक है। भारत की अगर मैं बात करूं, भारत ये रहा हमारा, यूरोप ये रहा। यूरोप भारत से व्यापार करता था इटली के थ्रू। इटली, अब इटली, ठीक है, समझना यहाँ से थोड़ा कॉन्सेप्ट कि भारत में विदेशी कंपनियां आई क्यों, ये समझना। ये रहा भारत, ये रहा इटली, ये रहा यूरोप, ठीक है। भारत से इटली जाता था सामान, ठीक है। भारत से अरब देश, अरब देश से इटली, और इटली से जाता था यूरोप, इटली से यूरोप जाता था। लेकिन लेकिन क्या होता है, लेकिन क्या होता है, क्या हुआ भाई? इटली ना, होता क्या है, इटली एक कॉन्स्टेंसी पोल पर कब्जा कर लेता है,
इटली कॉन्स्टेंटिनोपल का कब्जा कर लेता है। और जब यहाँ से कोई भारत से कोई सामान आया और यूरोप में गया, तो मान लो अगर उसकी कीमत 20 रुपए थी, तो कॉन्स्टेंटिनोपल को कब्जा करने के बाद उसी सामान की कीमत 40 से 50 रुपए वो लोग ले लेते थे। इसलिए इन्होंने सोचा कि भाई हम लोग ना भारत की खोज करेंगे, भारत की खोज करेंगे। इस तरीके से अलग अलग कंपनियों की शुरुआत हुई। अलग अलग कंपनियों की क्या हुई, इस तरीके से अलग अलग कंपनियों की शुरुआत हुई। तो हुआ क्या कि एक तब होता है ना, सबसे पहले हमारे आए पुर्तगाली। सबसे पहले हमारे देखने को मिला हमको पुर्तगाली। पुर्तगाली हमारे सबसे पहले आए। पुर्तगाली के बाद हमारे आए डच। डच आए। फिर हमारे आए ब्रिटिशर। ब्रिटिशर आए, ठीक है। उसके ब्रिटिश आए। फिर हमारे आए डेनिश आए। डेनिश आए। सबसे आखिरी में हमारे आते हैं फ्रेंच। फ्रेंच आते हैं। सबसे पहले में पुर्तगाली आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर ब्रिटिशर आते हैं, फिर डेनिश आते हैं, फिर फ्रेंच आते हैं। अगर मैं इनकी डेट की बात करूँ तो ये कब आए, 1498 में ये बेसिकली आए। 1498 में पुर्तगाली आए। ये डच की मैं बात करूँ तो डच हमारे आए 1596 में। डच हमारे आए। ब्रिटिशर की मैं बात करूँ तो ये समथिंग 1600 में आए थे। 1600 या हम लोग 1599 लाइक कह सकते हैं, 1600 में ही आए थे, इतना जान लो, ठीक। ये हमारे आते हैं 1616 में आते हैं। और ये भाई साहब हमारे आते हैं 1664 में आते हैं। 1664। तो पुर्तगाली कंपनी, जो पुर्तगाल की जो कंपनी थी, वो 1498 में आई। फिर 1596, 1600, 1616, 1664। ठीक, अलग अलग कंपनियों का ये आगमन था कि इस टाइम पे ये इंडिया पे आई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पुर्तगालियों की। तो सभी लोग हेडिंग डाल दो पुर्तगाली। नोट्स के लिए परेशान नहीं होना है। अभी स्टार्टिंग पे नोट्स मैं आपको यूट्यूब चैनल का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, उससे ज्वाइन करके नोट्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन अभी नहीं मिलेंगे, अभी पहले आप इससे नोट्स बनाओ जो मैं बता रहा हूँ। नोट्स के लिए जैसा ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा, जितनी कंपनियों वाला चैप्टर है, मतलब पहले पुर्तगाली आएगा, फिर हमारा डच आएगा, ब्रिटिश आएगा, डेनिश आएगा, फ्रेंच, जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा, इसका एक नोट्स मैं बना के दे दूंगा आपको, ठीक है। तो पहले आप रिवीजन करो, समझो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसके बाद नोट्स की चिंता अभी मत करो, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं पुर्तगालियों की। पुर्तगालियों की बात करें तो एक चीज समझना जरा पुर्तगालियों की। भारत में दो तरीके से आए, मतलब भारत में एक तो असफल आगमन हुआ और भारत में सफल आगमन हुआ। जब पहले हम लोग भारत के असफल आगमन की बात करते हैं, तो जो असफल आगमन होता है ना, असफल आगमन, असफल आगमन, सबसे पहले असफल आगमन में आ जाता है बार्थोलोमो डियाज। बार्थोलोमो डियाज। ये बार्थोलोमो डियाज का कॉन्सेप्ट समझो क्या था। बार्थोलोमो डियाज क्या होता है, ये भारत की खोज पर निकलने वाला पहला व्यक्ति था 1498 में। तभी निकला पुर्तगाली के टाइम 1498। भारत की खोज पर निकलने वाला पहला व्यक्ति बार्थोलोमो डियाज था, जो कि सन 1498 में निकला था। लेकिन सॉरी 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 1498 में नहीं निकला था, ये निकला था 1487 88 के समथिंग निकला था। सॉरी, डिस्टर्ब हो गया। तो लिखिए कि बार्थोलोमो डियाज भारत की खोज पर निकलने वाला सबसे पहला व्यक्ति था, जो कि 1487 से 1488 के बीच में निकला था। और खराब मौसम होने के कारण ये पुनः लौट जाता है, पुनः लौट जाता है, ठीक है। बार्थोलोमो डियाज 1487 से 88 के बीच में भारत की खोज के लिए निकलता है, लेकिन खराब मौसम होने के कारण ये पुनः लौट जाता है। उसके दूसरे नंबर पे आ जाता है क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस आ जाता है, क्रिस्टोफर कोलंबस आ जाता है, ठीक है। क्रिस्टोफर कोलंबस आ गया। अब जो क्रिस्टोफर कोलंबस था, उसके बारे में समझो। जो क्रिस्टोफर कोलंबस वाला था, इसके जहाज का नाम था सेंट मारिया। इसके जहाज का नाम पूछ लिया जाता है कि इसके जहाज का क्या नाम था, सेंट मारिया। इसके जहाज का नाम था सेंट मारिया, ठीक है। इसके जहाज का क्या नाम था, सेंट मारिया, इसके जहाज का नाम था। ये क्या होता है, ये भाई साहब स्पेन से भारत के लिए निकलता है, तथा केप कैनरी एक जगह थी,
केप कैनरी एक जगह थी, और केप कैनरी से टकरा करके ये कहाँ भाई साहब पहुंचे, अमेरिका पहुंचे। ये अमेरिका पहुंचे, और ये अमेरिका के बहामास द्वीप पर पहुंचा। ये अमेरिका के बहामास द्वीप पर पहुंचा, और अमेरिका के जब ये बहामास द्वीप पर पहुंचे, यहाँ के लोगों को इसने देखा, और यहाँ के लोगों को इसने रेड इंडियन नाम दे दिया। और यहाँ के लोगों को रेड इंडियन नाम दे दिया। तो पूछ लिया जाता है कि अमेरिका की खोज किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। वहाँ के लोगों का नाम रेड इंडियन दिया, और इसके जहाज का नाम क्या था? सेंट मारिया था। ठीक है, इसके जहाज का नाम क्या था? सेंट मारिया था। अब बात कर लेते हैं सफल आगमन की। तो सफल आगमन, हाँ, लेकिन एक चीज और, जो क्रिस्टोफर कोलंबस था, और इसकी ये जो खोज थी ना, मतलब जो अमेरिका पहुंच गया था, गलती से अमेरिका पहुंच गया था, इसी खोज को द डिस्कवरी ऑफ न्यू वर्ल्ड भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? द डिस्कवरी ऑफ न्यू वर्ल्ड भी बोला जाता है। ठीक है, इस द डिस्कवरी ऑफ न्यू वर्ल्ड भी बोला जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि सफल आगमन की। सफल आगमन की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले सफल आगमन में बात कर लेते हैं वास्को डी गामा की। वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। अब वास्को डी गामा सफल आगमन की, देखो सफल आगमन जब स्टार्ट हुआ तभी तो कंपनियों के बारे में भी 1497 में जो पुर्तगाल का किंग था, पुर्तगाल का जो किंग था, कौन था किंग था? किंग मैनुअल फर्स्ट। कौन था? किंग मैनुअल मैनुअल फर्स्ट। ठीक है, इसकी आज्ञा से लेकर के ये भारत की खोज के लिए निकलता। ठीक है, आदेश दिया इसने भारत की खोज के लिए। इसके जहाज का नाम था साओ गैब्रियल। इसके जहाज का क्या नाम था? इसके जहाज का नाम था साओ गैब्रियल। ठीक है, साओ गैब्रियल इसके जहाज का नाम था साओ गैब्रियल। ठीक है, इसके जहाज का क्या नाम था? साओ गैब्रियल। तो लेकिन अगर बात करें कि लाइक इधर की बात करें, तो इधर साइड इसको एक व्यक्ति मिलता है मालिंदी नामक स्थान पर इसको एक व्यक्ति मिलता है, और उस व्यक्ति का नाम था अब्दुल मुनीफ। अब्दुल मुनीफ इस व्यक्ति का नाम था, और जो ये व्यक्ति था, इसकी मदद से ये अब वास्को डी गामा भारत पहुंचा। 1498 में कालीकट पहुंचा। और वहाँ के राजा जो कालीकट है केरल में जाकर के ये राजा जमोरिन के पास गया। राजा जमोरिन ने इसका खूब स्वागत सत्कार किया। उसके बाद 1498 वास्को डी गामा वापस आ रहा था। वास्को डी गामा को जब वापस आना था, तो उसने काली मिर्च खरीदी, और उस काली मिर्च का उसने अगर 10 रुपए की प्रॉफिट, तो उसको ना 60 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। उसको इस काली मिर्च से 60 रुपए का प्रॉफिट हुआ। उसको इस काली मिर्च से 60 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। अब इसने ना ये चीज आके पुर्तगाल में बेची, और इसने ये चीज किंग मैनुअल को बताई थी, किंग मैनुअल फर्स्ट को बताई। तो किंग मैनुअल फर्स्ट अपना सेनापति पेड्रो एल्बस कैब्रल को, उसको पेड्रो एल्बस पेड्रो एल्बस कैब्रल को भेजता है। इसका पहला सेनापति था। ठीक है, अब पहला सेनापति किंग मैनुअल भेजता है पेड्रो एल्बस कैब्रल को भारत की खोज के। लेकिन ये गलती से समुद्र टकरा कर ये पहुंच गया ब्राजील। इसलिए इसे पेड्रो एल्बस कैब्रल को ब्राजील का खोजकर्ता कहा जाता है। लेकिन इसके बाद ये पहुंचा हमारा भारत में। ये राजा जमोरिन के पास पहुंचा। जब राजा जमोरिन के पास पहुंचा, तो इसने कहा कि हम आपको अधिक टैक्स देंगे, लेकिन व्यापार में हमारा एकाधिकार होगा। मतलब अगर कोई कंपनी टैक्स कर रही है ट्रेड, और वो 10% अगर टैक्स दे रही है, तो हम आपको 50% टैक्स देंगे, लेकिन इसमें जो भी व्यापार होगा वो हमारा होगा, एकाधिकार होगा। तो राजा जमोरिन क्या करता है? इसके इस ऑफर को ठुकरा देता है। तो 1500 में किंग मैनुअल अपने सेनापति को भेजता है भारत की खोज के लिए, और 1501 में
1501 में एक युद्ध होता है पुर्तगाल प्लस वर्सेस राजा जमरिन प्लस जो अरबियन ट्रेडर, क्योंकि उस समय अरबियन ट्रेडर्स भी व्यापार कर रहे थे राजा जमरिन के साथ, तो अरबियन ट्रेडर, तो इसमें पुर्तगाल जीतता है, वॉन होता है, पुर्तगाल क्या हुआ, जीता, पुर्तगाल जीता। तो इसने ना पुर्तगाल जीता, और इस युद्ध में जो 1501 में युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में वास्को डिगामा भी था। क्या होता है कि 1501 में पुर्तगाल वर्सेस राजा जमरिन प्लस जो अरबियन के ट्रेडर थे, उनके बीच में एक युद्ध होता है, जिसमें कि पुर्तगाल जीतता है। और पुर्तगाल जीतने के बाद क्या होता है, कोची, कन्नौर और कालीकट वाली जो जगहें थी, वहां पर इनका पुर्तगालियों का हो जाता है कब्जा। पुर्तगाली क्या कर लेते हैं, कब्जा। और ये जो 1501 में ये जो युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में वास्को डिगामा भी प्रेजेंट था। उसके बाद क्या होता, अब इन्होंने कर लिया, तो इसके लिए इनको गवर्नर की नीड होगी, जो कि इन जगहों को ही हैंडल करेंगे। तो भारत में पहला गवर्नर की अगर बात की जाए, तो भारत में जो पहला गवर्नर आता है, वो आता है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आता है, ये आता है 1505 से लेकर के 1509 तक ये रहा। 1505 से लेकर 1509 में इनकी हो जाती है डेथ, 1509 में। और भारत में सबसे पहले पुर्तगाली प्रशासन को फैलाया इन्होंने, और इन्होंने ही हिंद महासागर में ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की थी। ब्लू वाटर पॉलिसी भी इन्होंने ही इम्प्लीमेंट की थी। और ये जो ब्लू वाटर पॉलिसी थी, इसको कार्तेज पद्धति भी कहा जाता है, इसको कार्तेज पद्धति भी कहते थे। मतलब कि ये क्या होता था, ये हिंद महासागर में, तो इस साथ की मतलब हिंद महासागर से जितने भी शिप निकलेंगे, उनसे एक टैक्स लिया जाएगा, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी कहा गया, ठीक है। और अब इनकी हो जाती है 1509 में क्या डेथ हो जाती है, इनकी 1509 में डेथ हो। उसके बाद एक नया गवर्नर आते हैं, और उन गवर्नर का नाम था अफोसो दी अल्बुकर्क, ठीक है, अफोसो दी अल्बुकर्क, ठीक है, ये आते। अब ये चलते हैं 1509 से लेकर के 1515 तक। अब इनकी भी यहीं डेथ हो जाती है, 1515 में इनकी भी डेथ हो जाती है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1509 में दीव पर कब्जा किया। 1510 में इन्होंने गोवा पर कब्जा किया। 1510 में इन्होंने गोवा पर भी कब्जा किया, और उसके बाद 1515 में डेथ हो गई। और इसके बाद पुर्तगालियों का जो शासन था, वो धीमे धीमे शांत होने लगा, क्योंकि कोई शक्तिशाली गवर्नर ही नहीं बचा जो इसको हैंडल कर सके। उसके बाद क्या होता है, एक अगले गवर्नर बनाए गए, नूनो दा कून्हा। क्या बनाए गए, नूनो दा कून्हा। ये बनाए गए थे ये थे लास्ट गवर्नर, ठीक है, ये थे लास्ट गवर्नर ऑफ पुर्तगाल के अंतिम शक्तिशाली गवर्नर था। और इन्होंने ना 1529 से लेकर के 30 तक इन्होंने दमन और दीव पर कब्जा किया, और 1530 में ही इन्होंने अपना गोवा को मुख्यालय बना लिया था। और इसने ना बसीन के क्षेत्र को, और इन्होंने बसीन का जो क्षेत्र था ना, उसको भी खरीदा था। बसीन के एरिया को भी इन्होंने ही खरीदा था। पुर्तगाली आए, एक बार ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं। सो बेसिकली क्या होता है कि पुर्तगाली आते हैं, सबसे पहले आए पुर्तगाली हमारे आते हैं 1487 से 88 के बीच में पुर्तगाली आए।
सबसे पहले हमने पढ़ा कि पुर्तगालियों का असफल आगमन और उसके बाद पुर्तगालियों का सफल आगमन। पुर्तगालियों के असफल आगमन में सबसे पहला आता है बार्थोलोमू डियाज। बार्थोलोमू डियाज क्या होता है, 1487 से 88 में निकलता है भारत की खोज के लिए, लेकिन ये समुद्र से टकराकर वापस लौट जाता है। उसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस आता है। क्रिस्टोफर कोलंबस हमारा आता है 1492 में। इससे यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि उसके जहाज का क्या नाम था। उसके जहाज का नाम सेंट मारिया था। केप केमोरिन से टकराकर ये अमेरिका की ओर मुड़ जाता है और बहामास द्वीप पर पहुंचा। जब ये यहाँ पर पहुंचा तो इसने जो लोगों को देखा उनको उन लोगों को रेड इंडियन नाम दिया। और ये जो डिस्कवरी थी इसको द डिस्कवरी ऑफ न्यू वर्ल्ड के भी नाम से जाना जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारा सफल आगमन। 1497 में वास्को डी गामा किंग मैनुअल के आदेश से भारत की खोज के लिए निकलता है, जिसके जहाज का क्या नाम था, साओ गैब्रियल। मालिंडी में इसको एक व्यक्ति मिलता है, अब्दुल मुनीफ। कैसे नाम याद रखेंगे, क्योंकि तारक मेहता में अब्दुल है तो उसी से अब्दुल मुनीफ याद रखा जा सकता है। और इसको एक नाम और भी दिया जाता है, अब्दुल इब्न महाजिर करके भी शायद है कोई नाम, मैं सही से इसको प्रोनाउंसिएट नहीं कर पा रहा हूँ तो हिंदी में ही करेंगे, अब्दुल मुनीफ। ठीक है, तो 1498 में ये कालीकट पर पहुंचा। राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया, क्योंकि ये विदेशी था और ये व्यापार भी करना चाहता था केरल के साथ। तो 1498 में जब वास्को डी गामा वापस जाने लगा तो इसने काली मिर्च खरीदा और यूरोप में जाकर बेचा, जिससे इसे 60 गुना प्रॉफिट प्राप्त हुआ। और इसने यह चीज अपने राजा किंग मैनुअल फर्स्ट को बताई। तो किंग मैनुअल फर्स्ट ने अपने सेनापति पेड्रो एल्बस कैब्रल को भारत के लिए भेजा। तो भारत की खोज पर निकलने वाला पहला सेनापति पेड्रो एल्बस कैब्रल था। 1500 में सेनापति भारत के लिए रवाना होता है, लेकिन गलती से ब्राजील पहुंच गया, इसलिए इसे ब्राजील का खोजकर्ता भी कहा जाता है। फिर यह भारत पहुंचा और इन्होंने राजा जुमेरिन के सामने यह कहा कि हम आपके साथ व्यापार करना चाहते हैं और हम आपको अधिक टैक्स भी देंगे, लेकिन इस अधिक टैक्स में हमारा क्या होगा, हम एक अधिकार करेंगे। हम आपको, अगर कोई कंपनी 10% का टैक्स दे रही है तो हम आपको 30% का टैक्स देंगे, लेकिन उस कंपनी का व्यापार आपको बंद करना होगा, सिर्फ हम ही व्यापार करेंगे। तो ये चीजें होती हैं, तो राजा जमेरिन इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है। क्योंकि राजा जमेरिन अरेबियन ट्रेडर्स के साथ भी व्यापार करता था। ठीक है, क्योंकि उसके बाद 1501 में युद्ध होता है पुर्तगाली वर्सेस राजा जमरिन प्लस राजा जमरिन के साथ अरेबियन के ट्रेडर्स, जिसमें पुर्तगाली जीत जाते हैं। और पुर्तगाली जीत जाने के बाद कोची, कन्नौर, काली तट में कब्जा भी कर लेते हैं। इस युद्ध में वास्को डी गामा भी प्रेजेंट था। अब ये जो एरिया इन्होंने जीत लिए, उसके बाद क्या हुआ कि एक अराइवल ऑफ, अब सिंपल चीज है कि अब अराइवल ऑफ पुर्तगाली गवर्नर इन इंडिया। भाई भारत, अब ये आए क्यों, ये आए इन चीज़ों को, ये जो जगहें थी इनको हैंडल करने के लिए। तो सबसे पहले आता है फ्रांसिस्को डी अल्मेदा। फ्रांसिस्को डी अल्मेदा ये आता है 1505 से लेकर के 1509 तक चलते हैं ये। तो इन्होंने क्या किया, इनके द्वारा सबसे इम्पोर्टेंट काम था कि इन्होंने ना ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की, जिसे कार्टेज पद्धति भी कहा जाता था। इसमें क्या था कि कोई सा भी हिंद महासागर से निकलने वाला कोई भी जहाज टैक्स देगा, सिंपल चीज। और इस टैक्स देगा और 1509 में इनकी हो जाती है डेथ। उसके बाद बनता है अफसोसो दी अल्बुर्बर्ग, 1509 से 1515 तक बनता है। इसने क्या किया, 1510 में दीव पर कब्जा कर लेता है और 1509 में दीव पर कब्जा कर लेता है और 1510 में गोवा पर कब्जा कर लेता है। और यह इंडोनेशिया में मलक्का जनसंधि है, उधर पर भी कब्जा कर लेता। 1515 में इसकी हो जाती है डेथ। 1515 से 1534 के बीच डिक्लाइन ऑफ पुर्तगाली एक्सपेंशन होने लगता है। 1524 में भाई फिर वास्को डी गामा भी भारत आता है, यहीं पे इसकी मृत्यु हो जाती है और गोवा पे इसको दफनाया जाता है। फिर बाद में इसको पुर्तगाल में दफना दिया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद हर एक चीज़ ऐसी होती रहती है। तो आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, काफ़ी रिवीजन हम लोगों ने कर लिया। अब प्रभाव हम लोग अगर बात करें, प्रभाव
प्रभाव की अगर मैं बात करूँ, प्रभाव क्या देख लूँ, प्रभाव भाई साहब देखो, पहला तो शिमला मिर्च तुमको अब जो खाते नहीं रहते हो, शिमला मिर्च, शिमला शिमला मिर्च शिमला मिर्च का प्रभाव देखने को मिला, ठीक है। दूसरे में तुमको कैथोलिक आर्किटेक्चर जो देखने को मिलता है वो देखने को मिला, ठीक है। तीसरे में हमको क्या देखने को मिला, स्टार्टिंग ऑफ टोबैको, टोबैको भी यही इन्हीं की ही देन है। चौथे में हमको देखने को मिला क्या, जहाज बनाने की प्रक्रिया, जहाज बनाने की प्रक्रिया भी यहीं से, इन्हीं से ही बनाने की जो प्रक्रिया थी यहीं से देखने को मिली। पांचवें नंबर में आ जाता है कि 1556 में 1556 में प्रिंटिंग प्रेस भी देखने को मिली, प्रिंटिंग प्रेस भी देखने को मिली। एक चीज मैंने नहीं बताई थी कि 1500 में और 1501 में, 1500 में और 1501 में, 1500 में ये कालीकट में इनकी कंपनी लगती है, और 1501 में ये कोच्चि पर अपनी कंपनी लगाते हैं, ठीक है, कोच्चि पर अपनी कंपनी लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद अलग अलग इनका फिर दमन ही कैसे हो गया, दमन की अगर बात करें तो दमन कैसे हो गया इनका, तो दमन कैसे हो गया, तो 1612 में एक इनका युद्ध होता है जिसमें पुर्तगाली वर्सेस किसके बीच में होता है, पुर्तगाली वर्सेस ब्रिटेन के मध्य होता है, ब्रिटेन के, इसमें भाई साहब ब्रिटेन जीत जाता है, तो वहाँ एक युद्ध हुआ इनका। 1631 में एक युद्ध और होता है जिसे कहा जाता है बैटल ऑफ हुगली, जो कि ऑफ हुगली बैटल ऑफ हुगली, जिसे बैटल ऑफ हुगली कहा जाता था। अब ये जो बैटल ऑफ हुगली था, ये इसका क्या चक्कर था, बैटल ऑफ हुगली जो था ये यहाँ पे ना शाहजहां वर्सेस पुर्तगाल का हुआ था। पुर्तगाल, यहाँ पे जो शाहजहां का सेनापति था वो आया था, मीर कासिम खान आया था, ठीक है। तो यहाँ पे शाहजहां ही जीतता है, यहाँ पे भी यही भाई साहब जीते हमारे, ठीक है। उसके बाद फिर से कि 1661 में क्या होता है, पुर्तगाल की राजकुमारी थी कैथरीन, पुर्तगाल की हाँ, पुर्तगाल की राजकुमारी थी, पुर्तगाल की एक राजकुमारी थी जिसका क्या नाम था, कैथरीन पुर्तगाल की एक राजकुमारी थी, और इसकी मैरिज हो जाती है, इसकी मैरिज होती है ब्रिटेन के राजकुमार से इसके, तो इनके कारण जो बॉम्बे के रिवेन्यू राइट होते हैं ना, बॉम्बे के रिवेन्यू राइट ये दिए जाते हैं ब्रिटिशर को, एक तो कारण ये भी था। और 1739 में क्या होता है, एक युद्ध होता है बैटल ऑफ बासिन का, ठीक है, बैटल ऑफ बासिन का एक युद्ध होता है। और इस बैटल ऑफ बासिन में क्या होता है कि एक तरफ तो था पुर्तगाली वर्सेस बाजीराव फर्स्ट, ठीक है, बाजीराव फर्स्ट, जिसमें बाजीराव फर्स्ट क्या होते हैं, बाजीराव फर्स्ट जीत जाते हैं, ठीक है, जीत जाते हैं। तो उसके बाद ठीक है, जीत जाते हैं, तो कुल मिला के यही था जितना था, इसके अलावा कुछ नहीं था। पुर्तगालियों के बारे में इतना ही पढ़ेंगे, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है। एक चीज और समझ लो जरा कि 1961 में गोवा पर ऑपरेशन विजय चलाया गया था, ठीक है, ऑपरेशन विजय चलाया गया था। और जो गोवा को पुर्तगाल कब्जे से हटाया गया था, और बाद में ही गोवा को यूटी में भी डिक्लेयर कर दिया गया था, यूटी बना दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा पुर्तगाली से, अगर कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा पुर्तगाली कंपनी से रिलेटेड, कभी कुछ इससे ज़्यादा पूछा ही नहीं जाएगा, जितना मैंने बता दिया इनफ है, ठीक है। उसके बाद तो हम लोग नए कंपनी के बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में, डच कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, और डच के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या कंप्लीट करेंगे, मॉडर्न कंप्लीट करेंगे, मॉडर्न, और साथ ही साथ मेडिवल की क्लासेस भी आती रहेंगी, मॉडर्न प्लस मेडिवल हमको कंप्लीट करनी है। देन उसके बाद हम लोग सबसे बाद में देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री सबसे बाद में देखेंगे। और साथ ही साथ में पॉलिटी की भी क्लासेस आती रहेंगी, ज्योग्राफी की भी क्लासेस आती रहेंगी,
साइंस की भी क्लासेस आती रहेंगी और रीजनिंग की भी क्लासेस अब धीमे धीमे से अपलोड सब होने लगेंगी। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री को हम सबसे बाद में देखेंगे, अभी एंशियंट हिस्ट्री के बारे में देखना भी नहीं है और इससे ज़्यादा आना ही नहीं है पेपर में। जितना मैंने बता दिया इनफ है। प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग सिंपल चीज़ यूट्यूब पे जा सकते हो, यूट्यूब पे जाके पुर्तगालियों के क्वेश्चन लगा सकते हैं, या मैं अगली जब भी मैं करवाऊँगा हफ्ते में, जब ये सब कंपनियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो मैं एक बार में हर क्वेश्चन ले आऊँगा, कंपनी जितने रिलेटेड आए होंगे वो एक बार में हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे सारे के सारे। थैंक यू सो मच।